आज हम आपकी उस कसौटी पर उतरेंगे कि भारत के इतिहास में कोई भी दरबार वाला नहीं उतरा होगा। आज के बाद भ्रम बंद कर देना, और आज के बाद हम किसी को प्रमाण पत्र नहीं देंगे, न सफाई देंगे, ये शपथ गद्दी से खा रहे हैं। अवतार का वर्णन नहीं मिला तो हम भगवान कह नहीं सकते हैं। अगर शास्त्रों की मानते हो तो ना मानिए, और शास्त्रों की नहीं मानते हो तो जय जय सीताराम। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री, जिन्हें बागेश्वर धाम सरकार के नाम से जाना जाता है, वे एक साधारण शुरुआत से लेकर आज देश विदेश में चर्चित संत और कथावाचक बन गए हैं। मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले के एक छोटे से गांव गढ़ा में जन्मे धीरेन्द्र शास्त्री ने कथित तौर पर अपनी आध्यात्मिक शक्ति, करिश्माई व्यक्तित्व और हिंदू धर्म के प्रचार प्रसार के जरिए लाखों लोगों का ध्यान खींचा है। उनकी जिंदगी और बागेश्वर धाम के विकास को समझने के लिए हमें उनकी शुरुआत, संघर्ष और उपलब्धियों को समझना होगा। आइए समझते हैं कि बागेश्वर बाबा एक 10 से शुरू होकर देश के सबसे बड़े बाबाओं में से एक कैसे बने। पीएम मोदी ने उन्हें अपना छोटा भाई तक बताया है। आखिर सत्ता से उनकी करीबी कैसे हुई। बागेश्वर बाबा का चिट्ठा खोलने से पहले आपको द मिलौर की इस खास सीरीज के बारे में बताते हैं। धर्म धंधा के नाम से इस सीरीज में हम आपको देश भर के बाबाओं के बड़ा बनने की कहानी को बताएंगे। साथ ही मिलकर समझेंगे कि कैसे धर्म के सहारे बाबाओं ने बड़ा एम्पायर खड़ा किया है। अब बागेश्वर बाबा पर आते हैं। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का जन्म 4 जुलाई 1996 के गढ़ा गांव में एक गरीब ब्राह्मण परिवार में हुआ था। उनके पिता राम कृपाल गर्ग एक पुजारी थे जो दान दक्षिणा से परिवार का भरण पोषण करते थे, जबकि मां सरोज गर्ग एक गृहिणी थी। परिवार की आर्थिक स्थिति इतनी कमजोर थी कि धीरेन्द्र ने खुद बताया था कि बचपन में कई बार एक वक्त का भोजन भी मुश्किल से मिलता था। उनके दादा भगवान दास गर्ग एक सिद्ध संत थे जो निर्मोही अखाड़े से जुड़े थे और बागेश्वर धाम में दरबार लगाते थे। धीरेन्द्र शास्त्री अपने दादा को अपना पहला गुरु मानते थे, जिनसे उन्होंने रामायण और भगवत गीता का अध्ययन शुरू किया। 12 साल की उम्र में धीरेन्द्र शास्त्री ने गांव-गांव जाकर रामचरितमानस और सत्यनारायण कथा सुनाना शुरू किया। उनकी शिक्षा गांव के सरकारी स्कूल में हुई, जहां उन्होंने 8वीं तक पढ़ाई की। बाद में गंज गांव में 5 किलोमीटर पैदल चलकर 12वीं तक पढ़ाई की और फिर प्राइवेट बीए किया। हालांकि उनकी औपचारिक शिक्षा से ज्यादा जोर धार्मिक और आध्यात्मिक ज्ञान पर रहा। बागेश्वर धाम गढ़ा गांव में स्थित एक प्राचीन हनुमान मंदिर धीरेन्द्र के दादा के समय से ही आध्यात्मिक केंद्र था, लेकिन इसे देशव्यापी पहचान धीरेन्द्र शास्त्री ने दिलाई। शुरुआत में धीरेन्द्र शास्त्री ने छोटे छोटे टेंट लगाकर कथावाचन और दिव्य दरबार शुरू किया। इस दरबार में वे भक्तों की समस्याएं सुनते और कथित तौर पर बिना बताए उनकी परेशानियों को पर्ची पर लिखकर समाधान बताते। यह अनोखी शैली लोगों के बीच तेजी से लोकप्रिय हुई। उनके दादा के बाद धीरेन्द्र तीसरी पीढ़ी के पीठाधीश्वर बने। 2018 में मात्र 22 साल की उम्र में उन्हें बागेश्वर धाम का पीठाधीश्वर बनाया गया। उनका दावा है कि हनुमान जी ने उन्हें सपने में ये जिम्मेदारी सौंपी। शुरुआत में स्थानीय स्तर पर सीमित भक्त थे, लेकिन सोशल मीडिया ने उनकी पहुंच को विस्तार दिया। उनके अनुयायियों ने दरबार के वीडियो ऑनलाइन पोस्ट करने शुरू किए, जिससे उनकी ख्याति मध्य प्रदेश से बाहर फैली। हालांकि इसका कोई पक्का हिसाब नहीं है। धीरेन्द्र शास्त्री ने एक इंटरव्यू में कहा था कि उनके पास कोई निजी संपत्ति नहीं है। वो दावा करते हैं कि बागेश्वर धाम को जो कुछ मिलता है वो भक्तों का दान है, जिसे वो मंदिर और सामाजिक कामों में लगाते हैं। फिर भी जो सार्वजनिक है, अगर उसकी बात करें तो उनके पास 12-15 गाड़ियों का काफिला है, जिसमें लग्जरी गाड़ियां जैसे टोयोटा फॉर्च्यूनर शामिल है। कभी कभी प्राइवेट जेट से सफर करने की खबरें भी आई हैं, जैसे अनंत अंबानी की शादी में जाने के लिए। बागेश्वर धाम के आसपास जमीन की कीमतें उनकी लोकप्रियता के बाद बढ़ गई। पहले 1 लाख की जमीन अब 10 लाख तक बिकती है और वहाँ होटल, दुकानें और घर बन रहे हैं। उनके आयोजनों में लाखों लोग आते हैं और वहाँ दान माल की बिक्री से अच्छी कमाई होती है। कुछ लोग कहते हैं कि उनकी नेटवर्थ करोड़ों में हो सकती है, लेकिन ये सिर्फ अंदाजा है। उनकी असली संपत्ति का खुलासा नहीं हुआ है, क्योंकि वो इसे गुरु परंपरा का दान बताते हैं और कहते हैं कि वो फीस नहीं लेते। बागेश्वर बाबा ने कुछ सालों में एक छोटे से गांव के मंदिर को देशव्यापी पहचान दिलाई है। इसके कुछ प्रमुख कारण भी है। पहला है सोशल मीडिया का जादू। 2019 में उन्होंने यूट्यूब पर अपने प्रवचन शुरू किए। पहला वीडियो 56,000 लोगों ने देखा। आज उनके 9.59 मिलियन यूट्यूबर सब्सक्राइबर, 7.8 मिलियन फेसबुक फॉलोवर्स और 2.4 मिलियन इंस्टाग्राम फॉलोवर्स हैं। उनके दिव्य दरबार के वीडियो, जहां वो लोगों की समस्याएं पहले से लिखकर बताते हैं, वायरल हुए। इसे लोग चमत्कार मानते हैं। दूसरा है चमत्कारों का दावा। वो कहते हैं कि उन्हें हनुमान जी और अपने दादा गुरु से शक्तियां मिली हैं। वो लोगों की परेशानियां पढ़ने और हल करने का दावा करते हैं, जिससे भक्तों की भीड़ बढ़ी। उनके दरबार में हर मंगलवार और शनिवार को हजारों लोग आते हैं। तीसरा है धर्म और हिंदुत्व की बात।
वो सनातन धर्म और हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं, जिससे हिंदू समुदाय में उनकी लोकप्रियता बढ़ी। घर वापसी जैसे कार्यक्रम, जहां उन्होंने कथित तौर पर 300 लोगों को वापस हिंदू धर्म में लाया, ने उन्हें सुर्खियों में रखा। बड़े नेता और बिजनेसमैन भी उनके पास आते हैं, जिससे उनका रुतबा बढ़ा। चौथा है बिजनेस मॉडल। अगर उनके दान की बात करें तो भक्त पोटलियां और दूसरा दान देते हैं। बड़े आयोजनों में लाखों का चढ़ावा आता है। सामान की बिक्री की बात करें तो बागेश्वर धाम में उनकी तस्वीरें, टी शर्ट, कड़े और पूजा का सामान बिकता है। कुछ दुकानदार दिन में 50,000 तक कमाते हैं। आयोजन की अगर बात करते हैं, पटना, मुंबई जैसे शहरों में उनके 5 दिन के कथा आयोजन में लाखों लोग पहुंचते हैं। पंडाल, पार्किंग और दान से अच्छी कमाई होती है। वहीं अगर जमीन की बात करें तो उनके प्रभाव से गढ़ा गांव में जमीन की कीमतें आसमान छू रही है। लोग वहां होटल और घर बना रहे हैं, जिससे इलाके का अर्थतंत्र बदल गया। पांचवा है संगठन और समर्थन। वो बागेश्वर धाम जन सेवा समिति चलाते हैं, जो जमीन और आयोजनों का इंतजाम करती है। बीजेपी के कुछ नेता, स्वामी रामदेव और राम भद्राचार्य जैसे लोग उनका समर्थन करते हैं, जिससे उनकी पहुंच बढ़ी। साथ ही वे पीएम मोदी तक के खास हैं। पीएम उन्हें गढ़ा गांव पहुंचकर अपना छोटा भाई भी बता चुके हैं। बागेश्वर बाबा की संपत्ति का सही आंकड़ा किसी को नहीं पता, लेकिन उनके पास गाड़ियां, प्रभाव और एक बड़ा संगठन है। उन्होंने सोशल मीडिया, चमत्कारों के दावे और हिंदुत्व की बातों से लाखों भक्त बनाए। दान और माल की बिक्री से पैसा आता है और उनकी लोकप्रियता ने गढ़ा को एक बड़े धार्मिक और व्यापारिक केंद्र में बदल दिया। ये सब कुछ सालों में हुआ, लेकिन जांच या सबूत के बिना ये सिर्फ अनुमान ही है। वो खुद कहते हैं, मैं भगवान का दास हूँ, मेरे पास कुछ नहीं है। सच क्या है ये वक्त बताएगा। वहीं धीरेन्द्र शास्त्री की लोकप्रियता के साथ विवाद भी जुड़े हैं। 2023 में नागपुर की अंधश्रद्धा निर्मूल समिति ने उन्हें चुनौती दी कि वे मानसिकता का इस्तेमाल कर लोगों को ठगते हैं। हालांकि पुलिस जांच में उन्हें क्लीन चिट मिली। उनके हिंदू और राष्ट्र और जातिवाद खत्म करने जैसे बयानों ने भी राजनीतिक और सामाजिक बहस छिड़ी। कुछ लोग उन्हें धार्मिक उन्माद फैलने का आरोप लगाते हैं, जबकि समर्थक इसे हिंदू एकता की मुहिम मानते हैं। धीरेन्द्र शास्त्री का विजन शुरू से ही बड़ा रहा है। 2024 में उन्होंने 160 किलोमीटर की हिंदू एकता पदयात्रा शुरू की, जिसमें संजय दत्त और द ग्रेट खली जैसे सेलिब्रिटी शामिल हुए। इसका उद्देश्य हिंदुओं को एकजुट करना और जातिवाद खत्म करना था। इस यात्रा ने उनकी संगठनात्मक क्षमता को दिखाया। अप्रैल 2025 में उन्होंने बागेश्वर धाम परिसर में देश के पहले हिंदू गाँव की नींव रखी। इस गाँव में 1000 सनातनी परिवार बसेंगे, जहां वैदिक संस्कृति, गौशाला और गुरुकुल होंगे। गैर हिंदुओं का प्रवेश वर्जित होगा और जमीन बेची खरीदी नहीं जा सकेगी। धीरेन्द्र शास्त्री इसे हिंदू राष्ट्र की दिशा में पहला कदम मानते हैं। इस प्रोजेक्ट ने उनकी महत्वाकांक्षा और प्रभाव को और बढ़ाया है। टेंट से हिंदू गांव तक का सफर धीरेन्द्र शास्त्री के राजनीतिक प्रभाव, महत्वाकांक्षा और धर्म से बड़े एम्पायर खड़ा करने तक की कहानी है। आज धीरेन्द्र शास्त्री हिंदू राष्ट्र की बात करने वाले संतों में सबसे आगे खड़े दिखते हैं। इसकी एक बानगी ये भी है कि बीते 11 महीनों में वे 3 बार पीएम मोदी से मुलाकात कर चुके हैं। साथ ही पीएम और राष्ट्रपति को अपने गांव भी ला चुके हैं। तो ये कहानी आपको कैसी लगी, हमें अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं और ऐसी खबरों के लिए देखते रहिए द मिरर।